हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के बारे में पढ़ रहे थे। सेकंड पेपर हम लोग फोर्थ यूनिट पर आए हुए थे और आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंदर जो शिक्षक है उसकी क्या महत्व होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या भूमिका होती है। आज हम उसी के बारे में लोग पढ़ेंगे कि शिक्षक को जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए किस तरीके से जो है शिक्षक को देखा जाता है। आज हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात आती है कि सार्वभौमिक शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या है। तो देखिए, विद्यालय कार्य व्यवस्था विद्यालय कार्य व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए तीन महत्वपूर्ण आधारों की आवश्यकता होती है: शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, तो जो स्कूल के लिए जो सबसे जरूरी है वो क्या है, वो कुछ इस तरीके से तीन चीजें जरूरी है कि एक एंड पे तो क्या है, शिक्षक है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर क्या है, आपका विद्यार्थी है। और तीसरा क्या होगा, पाठ्यक्रम होगा। तीसरा क्या होगा, पाठ्यक्रम। ठीक है, तो पाठ्यक्रम और विद्यार्थी के बीच का जो स्थान है वो किसका है, शिक्षक का है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम और विद्यार्थी के बीच का जो इंपॉर्टेंस है वो किसकी है, वो शिक्षक की है। कि पाठ्यक्रम को विद्यार्थी तक किस तरीके से पहुंचाया जाए वो काम किसका, वो शिक्षक का है। ठीक है, कि शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम जो है एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, जबकि शिक्षक उन पहियों की वह धुरी है जिसके बिना गाड़ी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि अगर बीच में शिक्षक नहीं है तो पाठ्यक्रम को डायरेक्ट जो है बच्चे नहीं समझ सकते। इसलिए पाठ्यक्रम में जो है शिक्षक का होना बहुत जरूरी है, कि शिक्षक का होना बहुत जरूरी है पाठ्यक्रम के साथ साथ। कोठारी आयोग ने लिखा कि शिक्षा के गुण तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की देन को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों में से शिक्षक की जो योग्यता है वो राष्ट्रीय विकास के लिए सबसे जरूरी है। जो शिक्षा प्रदान करता है बच्चों को, उसकी क्षमता, चरित्र की शुद्धता, की कैरेक्टर कैसा है, निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शिक्षा के गुण और राष्ट्रीय विकास में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कि शिक्षक की योग्यता, क्षमता, उसका कैरेक्टर क्या है, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, शिक्षक का अनुसरण करके क्या करते हैं, सीखते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शिक्षक वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज की एक पीढ़ी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करती है। मानव सभ्यता की रक्षा करने का दायित्व तो इसी के ऊपर होता है और वह अपने छात्रों का मार्गदर्शन ही नहीं करता बल्कि उसके माध्यम से ही राष्ट्र के भविष्य को दिशा भी प्रदान करता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रत्येक कार्य योजना का निर्धारक जो है वो शिक्षक ही है। तो जो शिक्षक है वही आपके जो विचार है वो अगली पीढ़ी तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है। शिक्षक ही ऐसे बच्चों को तैयार करता है जो राष्ट्र निर्माण में, जो देश और राष्ट्र के हित की बात जो है आगे चल करके करते हैं। तो उसके लिए शिक्षक जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और आज की जो शिक्षा पॉलिसी उसके अंदर क्या है, शिक्षक का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक आदर्श जो शिक्षक है, एक जो आइडियल जो टीचर होगा, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि सामाजिकता की। क्या कि सामाजिकता की, जो हमारा विद्यालय होता है वो भी क्या है, वो भी एक सामाजिक जो है संस्थान है। वहां पर भी क्या है, हर समाज का बच्चा आता है, हर जाति का, हर धर्म का बच्चा आता है। तो टीचर का जो है सामाजिक होना बहुत जरूरी है। टीचर के पास का मेल जोल होना जो है बहुत जरूरी है। तो विद्यालय गणना एक सामाजिक संस्था के रूप में होती है, क्योंकि विद्यालय में समाज के भावी भाग्य निर्माता तैयार होते हैं। शिक्षक समाज का एक उपयोगी सदस्य है और एक मान्य मार्गदर्शक। क्योंकि शिक्षक जो है, शिक्षक को एक ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए क्या होना चाहिए, समाज के लिए एक आइडियल होना चाहिए, समाज के लिए एक रोल मॉडल हो, ताकि समाज के लोग उस शिक्षक का क्या कर सके, उदाहरण दे सके कि आप लोग उसके जैसा बनिए। तो शिक्षक को मिलनसार, गणतंत्रवादी यानी कि एक अच्छी सोच का, जो इंडिपेंडेंट सोच का हो, सहयोगी, उपकारी होना चाहिए। वह सामाजिक कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग ले सके, समाज की सेवा करने को हमेशा तैयार रहे, आवश्यकता पड़ने पर समाज का नेतृत्व भी कर सके। और ऐसा शिक्षक ही सफल, लोकप्रिय और उपयोगी व प्रभावशाली होता है। ठीक है, अगर आपका सामाजिक जो सद्भाव लोगों के साथ वो अच्छा है तो आप एक क्या है, सफल, लोकप्रिय और उपयोगी और प्रभावशाली व्यक्ति जो है बनेंगे। नेक्स्ट है धैर्य व सहनशीलता। अध्यापक जो वो धैर्य होना चाहिए और सहनशील होना चाहिए। क्योंकि आपसे अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो बच्चा उस चीज को कितनी भी बार पूछ सकता है। तो इसलिए क्या आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आप लोग को सहनशील होना चाहिए। ठीक है, तो टीचर का सहनशील और धैर्य होना बहुत जरूरी है। कि शिक्षक में धैर्य व सहनशीलता गुण का होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि धैर्यशील होने पर शिक्षक छात्र को विषय वस्तु समझ न आने तक बार बार समझाएगा, परंतु धैर्यविहीन होकर वह बिना कारण के छात्र का अहित कर सकता है।
ठीक है, टीचर गुस्सा हो सकता है, ठीक है, उसकी पिटाई भी हो सकती है। तो इस तरीके से क्या है कि छात्र टीचर को जो क्या होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो उससे बच्चे का कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। कि धैर्य व सहनशील होने की स्थिति में शिक्षक प्रतिकूल परिस्थिति का सामना भी जो है आसानी से कर सकता है। वह छात्रों में धैर्य व सहनशीलता के गुण विकसित करने में जो है आदर्श कार्य कर सकता है। ठीक है, हम लोग उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उस टीचर के जैसा बनिए, उस टीचर के जैसे क्या हुआ, धैर्य रखिए, आप सहनशील बनिए। ठीक है, तो टीचर का धैर्य और सहनशील होना जो है वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट कि व्यावसायिक दक्षता। आप लोग जिस भी व्यवसाय में, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर है, आपके अंदर उस सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, व्यावसायिक दक्षता होनी चाहिए, आप उसके अंदर स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, कि आदर्श व उत्तम शिक्षा में व्यावसायिक दक्षता का होना आवश्यक है, क्योंकि व्यावसायिक रूप से दक्ष होने पर वह अपने विषय को प्रभावशाली ढंग से छात्रों तक पहुंचा सकता है। प्रशिक्षण द्वारा शिक्षण में व्यावसायिक दक्षता, आत्मविश्वास, विभिन्न विधियों को व्यवहार में लाने की क्षमता का प्रादुर्भाव होता है। इसे शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान भी सहजता पूर्वक होगा। अगर आपके सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो होगा वो एक अलग ही लेवल का होगा। तो इसलिए आपके अंदर जो आपकी व्यावसायिक दक्षता है वो होना बहुत ही जरूरी है, आप जिस भी फील्ड के अंदर है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं अध्ययनशीलता। कि एक अध्यापक जो होना चाहिए वो निरंतर अध्ययनशील होना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि जब तक एक अध्यापक क्या एक छात्र बन के नहीं पढ़ता, एक स्टूडेंट नहीं बनता हर रोज, तो तब तक क्या वो आगे बच्चों को अच्छे से नहीं सिखा सकता। तो एक टीचर का स्टूडेंट होना भी जरूरी है। कि निरंतर अध्ययनशील बने रहना शिक्षक के उत्तम व आदर्श होने के लिए आवश्यक है, क्योंकि निरंतर अध्ययन करते रहने से शिक्षक को विषय की समझ गहरी व गुड होती जाती है और अच्छी हो जाती है, जो छात्रों के हित में होती है। इसमें शिक्षक आत्मविश्वास व अंतर्दृष्टि विकसित होती है। ठीक है, टीचर के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि उसने कुछ नई चीजें जो है वो सीखी है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर असंप्रदायिकता और जाति। ठीक है, कि टीचर क्या होना चाहिए, टीचर धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, टीचर असंप्रदायिक होना चाहिए, वो किसी भी जाति धर्म को जो बढ़ावा ना दे। वर्तमान में सांप्रदायिकता एक बहुत व्यापक समस्या का रूप कर उभरी है। जातीयता का स्तर तो और भी भयानक स्थिति में है। इसलिए शिक्षक को इन सबसे ऊपर उठ करके अपने छात्रों में इन अवगुणों को पनपने नहीं देना चाहिए। उन्हें केवल देशभक्ति व उसके अवयवों के लिए हानिकारक तत्वों को छात्रों से को अवगत कराना चाहिए। अगर शिक्षक किसी भी जाति धर्म का जो है समर्थन नहीं करता तो इसका मतलब क्या है कि वो देशभक्ति की भावना जो बच्चों के अंदर अच्छे से डाल सकता है और बच्चों को बता सकता है कि ये चीज जो है देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। नेक्स्ट, उसके बाद आती है मौलिकता। कि शिक्षक में अपनी बात को मौलिक ढंग से रखने व मौलिक विचार देने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा करने से शिक्षक से नवीनता व आकर्षण का केंद्र जो है वो बना रहेगा, कि नई नई चीजें क्या होगा लेकर के आएगा। मौलिकता जरूरी है विचारों के अंदर भी और उसके पढ़ाने के तरीके के अंदर भी। नेक्स्ट, उसके बाद विनोद प्रियता। यानी कि शिक्षक क्या होना चाहिए, शिक्षक मनोरंजक होना चाहिए, फनी टीचर होना चाहिए। कि विनोद प्रिय शिक्षक का छात्रों में सहयोगी के मध्य सदा स्वागत होता है। विनोदी स्वभाव होने पर शिक्षक अपने अध्ययन को रोचक व छात्रों को अभिप्रेरित जो है कर सकता है। कि टीचर जो है वो एक मजाकिया तरीके से जो है पढ़ा सकता है। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, क्योंकि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्या है, वो चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, तो आपको जो है साइकोलॉजी का जो पार्ट है, बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास, वो आपको पता होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है बच्चे के अंदर क्या क्या होते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर अलग अलग तरह के बच्चे जो है आते हैं, हमें उनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ करके उनको शिक्षा देनी। तो इसलिए बाल मनोविज्ञान का जो ज्ञान आप लोग को होना चाहिए, ताकि आप लोग बच्चे के मानसिक स्तर, रुचि, अधिगम, वातावरण, आयु, अभिरुचि और अभिप्रेरणा इत्यादि तथ्यों को ध्यान में रख करके पढ़ाई करवा सके और एक ऐसे ही वातावरण का निर्माण जो आप लोग कर सके। उसके बाद है आशावादी दृष्टिकोण। आशावादी दृष्टिकोण, जो स्वयं आशावादी होगा वो दूसरों को भी आशा का संचार करता है। अतः आशावादी शिक्षक रचनात्मक कार्यों को प्रारंभ कर सकता है। वो बालक में भी आशावादी रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकता है। कि एक आशावादी होना चाहिए कि आगे और अच्छा होगा, एक ऐसी आशा रख करके हम लोग कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, नवीन तकनीकी का ज्ञान। जो नई नई जो तकनीकी आ रही है, हर रोज जो चीज अपडेट हो रही है, उनका क्या होना चाहिए, टीचर को ज्ञान होना चाहिए। कि नई तकनीक का ज्ञान होने पर शिक्षक अपने इन तकनीकों जैसे कि स्मार्ट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, एलसीडी, प्रोजेक्टर, इंटरनेट,
इत्यादि का प्रयोग कर बालक के अधिकाधिक इंद्रियों को सक्रिय करते हुए शिक्षण को नवीनतम से जोड़ते हुए शिक्षण को बालकों के मस्तिष्क में स्थायी कर सकता है। क्योंकि जो आजकल की जो टीचिंग है वो क्या होनी चाहिए, वो ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से होती है। तो जो नई नई चीज़ें आ रही है हर रोज सिखाने के लिए, उनका ज्ञान जो टीचर को होना चाहिए, ताकि बच्चा अगर देखेगा भी और सुनेगा तो उसमें चीज़ें क्या होगी, बच्चे के लिए और स्थायी जो ज़्यादा चीज़ें होती जाएगी। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो हमें मूवी के जो डायलॉग है वो हमें कई सालों के बाद भी क्या होता है, याद रहता है, क्योंकि हमने उसको देखा भी और क्या किया है, सुना भी है। तो इसलिए टीचर को जो है नवीन टेक्नोलॉजी आनी चाहिए ताकि वो ऐसे चीजों से जो बच्चों को सिखा सके। नेक्स्ट, संतुलित व्यक्तित्व। ठीक है, यानी कि एक आपका जो करेक्टर है, आपका जो व्यक्तित्व, आपकी जो पर्सनैलिटी, वो क्या होनी चाहिए, वो संतुलित होनी चाहिए, वो बैलेंस होनी चाहिए। आप लोग किसी के सामने बता के तो अपने आप को बहुत अच्छा आ गए, लेकिन जब आपको देखा जाए तो आप लोगों को ऐसा ना मिले, तो आपका जो पर्सनैलिटी वो क्या होनी चाहिए, वो संतुलित होनी चाहिए। आप जैसा एग्जाम्पल दूसरों के सामने पेश कर रहे हो वैसा एग्जाम्पल आपको खुद को भी बनना पड़ेगा। शिक्षक देव अपने विषय का गहन जानकार है, परंतु व्यक्तित्व प्रभावकारी वह संतुलित नहीं है, तो शिक्षक प्रभाव उत्पादक शिक्षण नहीं कर सकता। अतः इसलिए शिक्षक को संतुलित व्यक्तित्व का स्वामी भी होना आवश्यक है, कि टीचर क्या होना चाहिए, संतुलित, उसके अंदर क्या होना चाहिए, आपका पर्सनैलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। कि शिक्षक को अपने शिष्यों के प्रति प्रेम व सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, और इस प्रकार के व्यवहार से वह छात्रों का विश्वास व सहयोग प्राप्त कर सकता है। छात्रों का विश्वास और सहयोग प्राप्त कर सकेगा। कक्षा में स्थायी अनुशासन डंडे के बल पर नहीं, बल्कि प्रेम, स्नेह व सहयोग के आधार पर जो स्थापित किया जा सकता है। तो बच्चों के साथ जो सहानुभूतिपूर्ण जो क्या होना चाहिए, व्यवहार टीचर के द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर आते हैं कि और क्या जो है टीचर के अंदर खासियत होनी चाहिए। नेक्स्ट है कुशल वक्ता। एक टीचर जो कुशल वक्ता होना चाहिए, अच्छे तरीके से चीज़ों को बोल सके, अपने विचारों को छात्रों तक जो प्रभावशाली तरीके से पहुंचा सके, भाषण कला द्वारा वह छात्रों का ध्यान भली प्रकार विषय वस्तु पर केंद्रित कर सके। एक अच्छा वक्ता है तो अपने विचारों से जो श्रोता है उनको अपनी तरफ बांध के रख सकता है। तो एक अच्छा वक्ता जो होना बहुत ही जरूरी है। अभिप्रेरित करने की क्षमता। टीचर क्या होना चाहिए कि टीचर बच्चों को क्या कर सके, मोटिवेट कर सके, अभिप्रेरित कर सके। एक ऐसा टीचर जो है बच्चों के सामने हो सके, उनको इनाम के माध्यम से, उनको दंड के माध्यम से, किसी भी तरीके से क्या करे, बच्चे को प्रेरित करे। प्रेरित करने की जो उसके अंदर है होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या कहा गया है कि इनाम दे करके, या फिर इनाम जो प्रशंसा आप लोग कर रहे हो वो आवश्यकता से अधिक भी ना करें आप लोग, क्योंकि इससे बालक हर कार्य में किस कार्य करने से पहले किसी प्रतिफल की आदत विकसित करने लगा। यानी कि उसमें एक तरीके से क्या होना कि रिश्वत की तरीके से डेवलप हो जाएगा कि अगर तू ये काम करेगा तो तुझे ये मिलने वाला। तो इसलिए हर जगह पर भी जो है इनाम आदि नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्र निर्माता। एक जो अच्छा शिक्षक है वो क्या है, वो राष्ट्र निर्माता होता है। आप मुझे थोड़े से उत्तम श्रेणी के शिक्षक दीजिए, मैं आपको एक अच्छा, शक्तिशाली व सुदृढ़ राष्ट्र दूंगा। अतः शिक्षकों का राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान और निर्णायक योगदान होता है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, शुरुआत से अनुकरण से सीखता है। अगर उसके शुरुआत से अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छा सामाजिक माहौल मिलेगा, तो क्या होगा, निश्चय एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण जो है वो हो सकेगा। नेक्स्ट आगे है कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन। जो शिक्षक जितना कल्पनाशील होगा वो अपने कार्य में उतनी ही सफल व प्रगतिशील होता है। कल्पनाशील शिक्षक बालक में कल्पना करने की शक्ति का विकास कर अन्वेषक, वैज्ञानिक बनने की राह बालक के लिए खोल सकता है। ऐसा कल्पनाशील शिक्षक अपने अध्यापन कार्य के उद्देश्यों की पूर्ति का मार्ग पहले ही देखने में सफल होता है, और इस तरह का शिक्षण भावी जीवन का नियामक होता है। यानी कि भविष्यवाणी जो टीचर इस तरीके से कर सकता है, किसी को देख करके कि आगे चल करके बच्चा जो ये बन सकता है, तो वो क्या, वो एक टीचर कल्पनाशील होना चाहिए, वो बच्चे का फ्यूचर जो उसके अंदर देख सके। तो टीचर का कल्पनाशील होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली खासियत क्या होनी चाहिए, निष्पक्षता। कि शिक्षक को सभी छात्रों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। कभी कभी शिक्षक मेधावी छात्रों को कक्षा में अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को जो है एक ही समान मानना चाहिए। आप लोग एक समावेशी विद्यालय के अंदर पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर जो है कमजोर बच्चा भी है, तेज बच्चा भी है, जो है फिजिकल हैंडीकैप भी है, तो हर तरीके की मंद बुद्धि बच्चा भी, हर तरीके के बच्चे को अपने साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो निष्पक्ष आपको रहना होगा। नेक्स्ट, समय पाबंद। शिक्षक अध्यापन करते समय अपने समय पर आवश्यक रूप से नियंत्रण रखें। समय पर नियंत्रण न होने की स्थिति में शिक्षक समय के भीतर अपना पाठ जो समाप्त नहीं कर सकता, और ऐसा होना बहुत ही दुखद व छात्रों के लिए जो क्या होगा, हानिकारक होगा। ऐसा करने के लिए वह निश्चित समय में अपना शिक्षण समाप्त नहीं कर सकता है, और ऐसा करने के लिए वह पूर्व योजना बनाता है और पाठ टीकाओं का सृजन करता है, और इन प्रयासों के द्वारा वह समय की पाबंदी करने में सफल होता है, जो कि एक शिक्षक के लिए नितांत आवश्यक है। ठीक है, तो टीचर का जो है वो
टाइम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए, कि टीचर क्या होना चाहिए, समय का पंचुअल हो, कि समय का पाबंद हो, कि समय पर क्लास ले, समय पर अपने सिलेबस को क्या करे खत्म करे, समय को पूरी पाठ्यक्रम सामग्री को क्या कर सके खत्म कर सके, और अपने अन्य जो काम उनके अंदर भी क्या हो, टीचर को समय का पाबंद हो, ताकि बच्चे भी उनको क्या कर सके, अनुसरण कर सके। ठीक है, तो ये होती है कि एक टीचर के अंदर क्या क्या जो है हम लोग खासियत देखते हैं, तो क्या क्या टीचर के अंदर खासियत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लोग कि सार्वभौमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंदर कि शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या हो सकती है। तो देखते हैं सबसे पहले कि शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है। बात करते हैं यहाँ पर कि ज्ञान का स्थानांतरण, कि टीचर क्या करता है, ज्ञान का क्या करता है, ट्रांसफर करता है, नॉलेज का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है। टीचर क्या होता है, बच्चे के लिए एक फैसिलिटेटर होता है, बच्चे को सुविधा प्रदान करता है टीचर। शिक्षक एक सह अधिगमकर्ता के रूप में, टीचर भी क्या करता है, बच्चे के साथ साथ अधिगम करता है, सह अधिगम करता है, को लर्नर होता है बच्चा का। शिक्षक एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, जैसे कि मैंने बताया कि शिक्षक जो है पाठ्यक्रम और विद्यार्थी के बीच क्या होता है, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। और शिक्षक की कुछ अन्य भूमिका भी होती है। इन पांचों के बारे में लोग बात करने वाले हैं कि ये जो है शिक्षक की भूमिका रहेगी शिक्षा के सार्वभौमिकरण। सबसे पहले आते हैं ज्ञान का स्थानांतरण, कि ज्ञान को कैसे स्थानांतरित किया जाए। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात आती है कि ज्ञान के हस्तांतरण में शिक्षक केंद्र बिंदु होता है। समस्त ज्ञान के प्रवाह की प्रक्रिया शिक्षक से प्रारंभ होकर के छात्र तक जो है पहुंचती है। तो ज्ञान का जो ट्रांसफर पहले शिक्षक से कहां से जाएगा, आप लोग का छात्र की तरफ जाएगा, तो शिक्षक इसके लिए सेंटर पॉइंट है। नेक्स्ट, शिक्षक एक आदर्श व्यक्तित्व ही छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है, जिसके प्रभाव से शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान को छात्र जो ग्रहण करते हैं। क्योंकि शिक्षक का जो आपका जो करेक्टर है वो क्या होगा, व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी वो क्या होगी, अच्छी होगी, तो अच्छे टीचर से बच्चे अगर ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उनको जो अच्छे से ग्रहण बच्चे कर पाएंगे। नेक्स्ट, शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में क्रियाशील रह करके छात्रों को अधिगम हेतु क्रियाशील बनाता है तथा उनमें उत्साह उत्पन्न कर ज्ञान के अर्जन में सहायता करता है। ठीक है, अधिगम हेतु बच्चों क्या करेगा, क्रियाशील बनाएगा और उनमें उत्साह पैदा करके वो जो नए ज्ञान को प्राप्त कर सके, ऐसा बच्चों को तैयार करता टीचर। शिक्षक वह व्यक्ति होता है जिसमें ज्ञान प्रदान करने की क्षमता निहित होती है और वह बालकों को शिक्षण संबंधी समस्त अवधारणाओं ज्ञान प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास करता है। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के अंदर जो टीचर मददगार होता है। नेक्स्ट, एक शिक्षक विषय वस्तु ज्ञान ही नहीं अपितु वह विषय में संबंधित जीवन के विविध अनुभवों का ज्ञान भी जो टीचर बच्चे को प्रदान करता है। कि बच्चे को टीचर सिर्फ किताबी ज्ञान यानी विषय वस्तु ज्ञान नहीं देता, बच्चे को अन्य जो ज्ञान है बच्चे को टीचर वो भी प्रदान करता है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6 कि शिक्षक शिक्षण के दौरान विभिन्न संस्कृतियों, मूल्यों, आदर्शों व नैतिकता संबंधी ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। ठीक है, उसके बाद है कि वह कक्षा में जाने से पूर्व विद्यार्थियों को क्या ज्ञान देता है, इसके विषय में नियोजन करता है तथा चिंतन मनन कर सरल व सुनिश्चित ज्ञान का हस्तांतरण करता है। ठीक है, कि टीचर क्लास में जाने से पहले मनन करता है कि बच्चे को जो आज का जो सिखाया जाना वो किस तरीके से, किस आसान भाषा में कैसे सिखाया जाए, तो टीचर के ऊपर जो है इसका जो है भार होता है। नेक्स्ट, एक शिक्षक का उद्देश्य होता है कि संबंधित विषय वस्तु के समस्त ज्ञान को अपने विद्यार्थियों में हस्तांतरित कर एक सुयोग्य व सफल नागरिक का निर्माण करना होता है। सुयोग्य व सफल नागरिक का निर्माण करना जो है टीचर को होता है। उसके बाद है कि देश व समाज से संबंधित ज्ञान का हस्तांतरण कर वह छात्रों की अज्ञानता एवं अल्पज्ञता को दूर कर सकता है। छात्रों की अज्ञानता एवं अल्पज्ञता को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। उसके बाद है कि शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रयोग कर छात्र अपने अंदर ज्ञान का अंतरण कर अपने जीवन को प्रकाशवान करता है। ठीक है, और लास्ट है कि शिक्षक स्वयं एक आदर्श के रूप में उनके समक्ष रहता है और छात्र उनका अनुसरण कर अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो टीचर का अनुसरण करके ही बच्चे क्या करते हैं, अपने ज्ञान के अंदर वृद्धि करते हैं। तो नॉलेज के ट्रांसफर के अंदर जो टीचर का योगदान होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो नॉलेज आती है वो टीचर के द्वारा ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि स्थानांतरण किया है तो टीचर किसका स्थानांतरण करेगा, आपके पीढ़ी के, आपके विचारों को, आपकी संस्कृति को, आपकी सभ्यता को आपकी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित करेगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हो वहाँ का पाठ्यक्रम, वहाँ की पाठ्य वस्तु क्या है उसको टीचर ही बच्चे के दिमाग तक जो पहुँचाता है किसी भी तरीके से, चाहे वो टीचिंग विजुअल एड्स है या फिर उनको आसान से आसान भाषा में शिक्षण करके टीचर उनको पहुँचाता है वहाँ तक। टीचर ही नॉलेज का ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, नेक्स्ट बात आती है कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में, टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में। ठीक है, तो ध्यान रखें कई बार सीटेट वगैरह में एक क्वेश्चन आता है कि टीचर को किस रूप में देखा जाता है, तो टीचर को एक फैसिलिटेटर के रूप में देखा जाता है
देखा जाता है कि कक्षा कक्षण शिक्षण के अंदर टीचर का क्या योगदान होता है। तो टीचर का योगदान जो है फैसिलिटेटर का होता है, सुविधा प्रदाता का होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि अधिगम की प्रक्रिया को सरल व व्यवस्थित प्रभाव हेतु शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ठीक है, और शिक्षण अधिगम में शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में निम्नलिखित भूमिका निर्वाह करता है। क्या क्या भूमिका शिक्षक की होती है? ठीक है, सुविधा प्रदाता के रूप में सुविधा प्रदाता जो टीचर होता है। सबसे पहले बात आती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था। टीचर का ये फर्ज बनता है कि वो ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था जो क्रिएट करे, वो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चे को दे। कि शिक्षक का कार्य है वह छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। वह विभिन्न अधिगम शैलियों और विधियों का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाता है। एक शिक्षक अच्छे शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करता है और उनमें सर्वांगीण विकास हेतु उचित अवसर जो है बच्चों को प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा निर्देशन व परामर्श। टीचर ही बच्चों को क्या करता है? निर्देश देता है और उनसे परामर्श करता है। विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक छात्रों को विभिन्न प्रकार के निर्देश व परामर्श देता है। वह उसके स्वास्थ्य पाठन भविष्य के निर्माण व शैक्षिक अवसरों से संबंधित परामर्श देकर के उन्हें एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। शिक्षक छात्रों को निर्देशन व परामर्श देकर उनकी शैक्षिक उपलब्धियों में वृद्धि करता है। एक शिक्षक छात्रों की प्रत्येक समस्या का समाधान निर्देश व परामर्श के माध्यम से करता है और इसके द्वारा वह छात्रों की शैक्षिक और अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करता है और इस प्रकार एक सुविधा प्रदाता के रूप में जो शिक्षक कार्य करता है। तो शिक्षक ही बच्चों को निर्देश देता है, उनको परामर्श देता है, कि उनको परामर्श देता है कि आगे वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, किस तरीके से वो चीज़ों को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था। टीचर ही बच्चों की कठिनाइयों को जान करके उनका उपचार करता है, उनका निदान करता है। तो उपचारात्मक जो है शिक्षण व्यवस्था टीचर के द्वारा अपनाई जाती है। व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान। व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी जो टीचर के द्वारा बच्चे की किया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान। एक शिक्षक शैक्षिक समस्याओं के साथ बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास करता है। इसके द्वारा वह छात्रों के अधिगम संबंधी समस्याओं के साथ उसके पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समझकर उनका उचित हल निकालता है। कि टीचर ही बच्चे को ध्यान से देख करके उसे समझने की कोशिश करता है कि बच्चे को जो समस्या है वो क्या समस्या बच्चे को आ रही है। अगर उसकी व्यक्तिगत कोई समस्या, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, तो उसको दूर करने का टीचर जो प्रयास करता है। नेक्स्ट, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। एक शिक्षक छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करता है और इन क्रियाओं का आयोजन शिक्षक छात्र मिलकर करते हैं और इसके द्वारा शिक्षक उन्हें उचित दिशा निर्देश, नियम व विधि को बताता है। छात्र इन विधियों का पालन करने हेतु अपनी क्रियाएं पूर्ण करते हैं। शैक्षिक भ्रमण, वाद विवाद एवं विद्यालयी क्रियाओं में शिक्षक विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। तो शिक्षक जो एक सुविधा प्रदाता होता है, शिक्षक जो है अलग अलग तरह की पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो बच्चों के साथ करता है, जिसके अंदर बच्चा क्या कर सके, इंटरेस्ट ले सके, बच्चा भी इसके अंदर रुचि ले सके। यानी कि एक चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो टीचर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है, ये तो था कि टीचर एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। अगली बात आती है कि शिक्षक एक सह अधिगम करता एक को लर्नर होता है। कैसे? देखिए, शिक्षक दिन प्रतिदिन होने वाले समाज के परिवर्तनों का जो है सूक्ष्म निरीक्षण करता है। समाज के परिवर्तन के साथ साथ शिक्षण के उद्देश्यों और पाठ्यचर्या में परिवर्तन होता है। शिक्षक को चाहिए कि वह इन परिवर्तनों का ज्ञान सर्वप्रथम प्राप्त करे, उसके पश्चात वह प्रभाव अपने विद्यार्थियों में करना चाहिए। इससे वह नवीन ज्ञान के साथ वर्तमान परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करता है और शिक्षक शिक्षण में होने वाले परिवर्तनों को सर्वप्रथम स्वयं अधिगम कर उसका चिंतन एवं मनन करता है तथा एक निश्चित निष्कर्ष निकाल करके उसके सार को अपने छात्रों तक तो प्रस्तुत करता है। तो शिक्षक एक जो है सह अधिगम करता है कि साथ के साथ सीखता है टीचर भी बच्चों के, क्योंकि टीचर भी नई नई टेक्नोलॉजी को पहले सीखता है, उसे अच्छे से उसका मनन करता है, उसको देखता है, उसके बाद ही उसका जो है वर्णन बच्चों के सामने करता है, उसके बाद ही वो चीजें बच्चों को बताई जाती है ताकि बच्चे आसानी से उसको समझ सके। तो टीचर जो एक सह अधिगम करता होता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, और नवीन विधियों तकनीकों का आगमन हुआ। वर्तमान समय इन नई नई विधियों तकनीकों का आगमन हुआ और शिक्षक इन विधियों द्वारा शिक्षण हेतु सर्वप्रथम स्वयं इनका अधिगम करता है। तो इसके बाद छात्रों को अधिगम कराता है। नई नई खोजों के परिणाम स्वरूप शिक्षक को यह आशा की जाती है कि वे अपने नवीन अधिगम के द्वारा छात्रों के नवीन प्रत्ययों या अवधारणाओं का ज्ञान कराएं, जिससे छात्र लाभान्वित हो सके। और सेवाकालीन प्रशिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि शिक्षक पहले स्वयं नवीन परिवर्तनों को ग्रहण करे और साथ ही साथ अपने
विद्यार्थियों को भी ग्रहण करवाएं, कि समय समय पर टीचरों की जो ट्रेनिंग होती है वो इसी पर्पज से होती है कि टीचर कुछ नई चीजें सीखे और उन चीजों का जो है प्रयोग जो बच्चों के ऊपर करे। नेक्स्ट, अगली बात कि कक्षा के अंतर्गत छात्र और शिक्षक के मध्य होने वाले अंतःक्रिया अथवा छात्र द्वारा प्रश्नों का पूछा जाना अध्यापक का अद्यतन ज्ञान रखने हेतु विवश करता है। ठीक है, कि बच्चा जिज्ञासा के रूप में कोई भी प्रश्न जो है पूछ सकता है, तो इसलिए टीचर को जो है उसी तरीके से अपने सब्जेक्ट के ऊपर क्या रखनी पड़ेगी, कमांड रखनी पड़ेगी। वह छात्रों की जिज्ञासाओं को तभी शांत कर पाएगा जब वह छात्रों के साथ स्वयं अधिगम करता हुआ रहेगा। शिक्षक छात्रों के भविष्य का निर्माता होता है, वह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में साथ साथ एक सुयोग्य नागरिक बनाने का कार्य भी करता है। इसलिए एक शिक्षक सह अधिगम करने हेतु वर्तमान ज्ञान से परिपूर्ण रहते हुए अद्यतन ज्ञान को प्रभावित करता रहता है। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात क्या है, एक सिंपल सा निचोड़ ये है कि आपको अपने आप को अपडेट कर रखना पड़ेगा, आपको साथ के साथ अधिगम करना पड़ेगा अगर आप अपने बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं। वर्तमान में जो बच्चे जो ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं, अगर उस चीजों को आप लोग शांत करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, शिक्षक एक मध्यस्थ की भूमिका में। शिक्षक की एक मध्यस्थ की भूमिका भी थी, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि इसके पॉइंट के ऊपर एक जगह पे तो क्या है, एक जगह पे तो है शिक्षक, ठीक है, यहाँ विद्यार्थी, यहाँ छात्र है, ठीक है, और यहाँ क्या है, पाठ्य चर्चा है या पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम को डायरेक्ट विद्यार्थी को नहीं पूछा जा सकता, इसके बीच में क्या मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाएगा, शिक्षक निभाएगा। कैसे निभाएगा, कि शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध अधिगम स्रोतों को संगठित करता है, तथा अधिगम से संबंधित कार्यों तथा प्रक्रियाओं का नियोजन करता है, और इस समस्त प्रक्रिया में शिक्षक एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। एक शिक्षक विषय वस्तु छात्र के मध्य माध्यम का कार्य करता है, वह पाठ्य वस्तु संबंधी समस्त ज्ञान को प्रदान करने हेतु अधिगम के मार्ग को प्रशस्त करता है, और इस प्रकार वह छात्रों के अधिगम में ज्ञान एवं छात्रों के मध्य मध्यस्थ की भूमिका का ही निर्वाह करता है, और वह विभिन्न शिक्षण अधिगम संबंधी क्रियाओं का नियोजन कर ज्ञान को एक स्थान से अथवा एक साधन से दूसरे साधन तक जो क्या करता है, पहुंचाता है। यानी कि टीचर यहाँ पर क्या कर रहा है, टीचर यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है किसका, लर्निंग का जो नॉलेज है उसका क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। क्योंकि पाठ्य चर्चा और विद्यार्थी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता, उसको विद्यार्थी को अधिगम कराने के लिए, पाठ्य चर्चा समझाने के लिए बीच में जो मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा, कौन निभाएगा, वो शिक्षक निभाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बात थी अन्य भूमिकाएं क्या क्या है। ठीक है, कि शिक्षक की अन्य भूमिकाएं, अन्य भूमिका क्या रहेगी शिक्षक की, कि शिक्षण एक अधिगम में शिक्षक की भूमिका, शिक्षण एवं अधिगम में शिक्षक की भूमिका एक पथ प्रदर्शक, निर्देशक, पर्यवेक्षक, निरीक्षक तथा परामर्शदाता के रूप में होती है। ठीक है, पथ प्रदर्शक, निर्देशक, पर्यवेक्षक, निरीक्षक और परामर्शदाता के रूप में होता है। उसकी सोच एवं परख एक अच्छे परामर्शदाता के रूप में होती है। उसकी सोच एवं परख में दार्शनिकता झलकती है। एक शिक्षक छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में पथ प्रदर्शन करता है और उसके उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु समय समय पर निर्देशन करता रहता है। अधिगम की मात्रा मापने हेतु वह पर्यवेक्षक एवं निरीक्षक की भूमिका का निर्वाह करता है, अतः आवश्यकता पड़ने वह परामर्श भी क्या करता है, देता है। ठीक है, तो एक जो टीचर है बच्चे का पथ प्रदर्शक होता है, उसका निर्देशक होता है, उसका पर्यवेक्षक होता है, ठीक है, उसका निरीक्षण करता है, उसका परामर्शदाता होता है। तो ये सब क्वालिटी भी जो एक टीचर के अंदर होती है। तो ये था, हमने बात की कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंदर जो टीचर की क्या भूमिका होती है और एक आदर्श शिक्षक के जो क्या गुण होते हैं। अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।